तो लिक्विड की प्रॉपर्टीज में इसके बाद सरफेस टेंशन कर लिया था, इसके बाद हम करेंगे विस्कोसिटी। ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर का। तो विस्कोसिटी होता क्या है? इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ लिक्विड। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन layers of liquid as they slip past one another. तो लिक्विड के लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन, जब लिक्विड फ्लो करता है ना, तो लिक्विड लेयर्स की फॉर्म में फ्लो करता है। तो मान लो ये सबसे पहली लेयर है, टॉप लेयर है, इसके नीचे फिर एक लेयर है, फिर इसके नीचे एक और लेयर है। तो लिक्विड फ्लोज इन व्हाट? फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। ठीक है। पहले सर अगर मतलब एक होल से निकलेगा तो पूरा एक हॉरिजेंटल लेवल पहले जाएगा। हाँ, मतलब ऐसे ही समझो, लेयर्स की फॉर्म में फ्लो करता है। ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स की लेयर्स बन जाती हैं जब ये लिक्विड फ्लो करता है। ठीक। तो इन लेयर्स के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी उसको विस्कोसिटी कहते हैं। या विस्कोसिटी बेसिकली थिकनेस ऑफ लिक्विड कहते हैं ना, जैसे ग्लिसरीन है और वाटर है। तो ग्लिसरीन ज्यादा थिक होती है ना, इट फ्लोज स्लोली, तो हम कहेंगे कि ग्लिसरीन की विस्कोसिटी ज्यादा है। ठीक है। अगर मिल्क है और क्रीम है तो क्रीम ज्यादा थिक होती है मिल्क से, तो हम कहेंगे क्रीम की विस्कोसिटी ज्यादा है, मिल्क की कम है। और ये किस पे डिपेंड करती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में। डिपेंड्स ऑन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी ना, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, दे विल स्टार्ट मूविंग विद अ हायर काइनेटिक एनर्जी, और सब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये घटने लगती है। ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, the kinetic energy of molecules increases, thus the force of attraction decreases, thus the viscosity लिख देते हैं डायरेक्टली, thus the viscosity decreases। ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करना है अगर हमको, तो एक्चुअली मैंने डायग्राम उल्टा बना दिया। सबसे तेजी से फ्लो कर रही होगी सबसे ऊपर वाली लेयर, राइट? जो ग्राउंड से टच होगी वो सबसे स्लो होगी ना। जितना लेयर में हम ऊपर ऊपर जाते जाएंगे उतनी ही स्पीड जो है वो बढ़ती जाएगी। सर जो सबसे नीचे लेयर होगी उसकी क्यों विस्कोसिटी कम होगी इतनी? विस्कोसिटी कब कम होगी, ये कब बोला मैंने? स्पीड कम होगी ना, क्योंकि वो ग्राउंड से टच है। तो सर स्पीड कम है तो जब भी तो वो फ्रिक्शन की वजह से तो कम है ना। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, ग्राउंड से जो टच है उसकी स्पीड सबसे कम होगी कि नहीं होगी? जैसे जी जैसे सर। ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे स्पीड बढ़ती जाएगी। अच्छा ठीक है सर। तो मान लो मिडिल वाली जो लेयर है उसकी स्पीड v है, तो ऊपर वाली की स्पीड क्या होगी? v प्लस dv, वो फास्ट होगी उससे। और नीचे वाली की स्पीड होगी v माइनस dv। dv क्या है? अ वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, राइट?
Yes, sir. दो लेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को, स्मॉल डिस्टेंस को dz मान लेते हैं, और जो लेयर का एरिया है उसको a अज्यूम कर लेते हैं. तो वी हैव फाउंड that force of attraction या force of friction ले लो between the layers is directly proportional to area of the layers and velocity gradient. Velocity gradient यानी change in velocity with distance. Distance बढ़ते बढ़ते velocity में कैसे change आ रहा है. ये जो force of friction है ये directly proportional area of the layer की, और it is also directly proportional to dv by dz. जब एक लेयर से दूसरी लेयर पे जा रहा हूं तो मैं चेंज कितने का आ रहा है, dv का, और डिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है, dz. अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, a इंटू dv बाई dz. यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा दें अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटा के, तो एक साइन आता है ये, इसको ईटा पढ़ते हैं, ईटा a dv बाई dz. ये जो साइन लगाया है ईटा, इसको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोला जाता है. This is called coefficient of friction. सर सबका डिफरेंट होता है. हाँ, डिफरेंट करता है, कौन सा लिक्विड है, हर लिक्विड के लिए अलग अलग होता है. ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? यस सर. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए जो यूनिट है वो क्या होगा, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा कॉमनली बोला जाता है. इसका यूनिट जो है, यूनिट ऑफ ईटा इज पॉइस, POISE. ये याद कर लो. वैसे ऐसा यूनिट क्या यूज किया जाता है, जॉन लुई पॉइस जिसने डिस्कवर किया था उसके नाम पे रखा गया है ये यूनिट. और इससे अगर निकालोगे तो क्या यूनिट बनेगा, ईटा किसके इक्वल आएगा, F डिवाइडेड बाय A dv बाई dz. उल्टा हो जाएगा, dv नीचे आ जाएगा, dz ऊपर चला जाएगा. अब यूनिट निकाल लो. फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, dz डिस्टेंस है वो होगा मीटर में, एरिया मीटर स्क्वायर होगा, dv वेलोसिटी होती है जो क्या किसके बराबर होती है, मीटर पर सेकंड. मीटर पर सेकंड है तो सेकंड कहाँ चला जाएगा, ऊपर. ठीक है, इस मीटर से ये मीटर कैंसिल हो गया तो क्या बचा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड. ये यूनिट हो गया, ये ही पॉइस के बराबर, ये या फिर पॉइस, ये यूज किया जाता है. ठीक है, पॉइस हालांकि इसके बराबर नहीं होता. पॉइस जो है एक्चुअली बराबर होता है, ये तो हो गया SI यूनिट. और CGS यूनिट क्या है, CGS यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड. ठीक है, वो इसी से बना है. फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसे मैं बना के दिखा देता हूँ. चलो, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन.
ठीक है, तो न्यूटन किसके बराबर होता है यूनिट में अगर कन्वर्ट करो तो? मास के लिए केजी, एक्सेलरेशन के लिए क्या? मीटर मीटर पर, पर सेकंड। ठीक है, और मीटर स्क्वायर ऑलरेडी है यहाँ पे, पर मीटर स्क्वायर, और सेकंड भी है, ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? केजी पर मीटर पर सेकंड बचेगा कि नहीं बचेगा? ये भी ऐसा यूनिट है, यस सर। ठीक है। और अगर सीजीएस करना है इसे तो इसको ग्राम कर दो, इसको सेंटीमीटर कर दो, इसे सेकंड इनवर्स कर दो, ठीक है, ये सीजीएस यूनिट हो गया। और यही जो है पॉइज के बराबर भी होता है, ठीक है। यस सर। बस यही है इसके बारे में विस्कोसिटी के। यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करा देते हैं अब, ठीक है। अब मुझे सेपरेट वीडियो डालनी है थर्मोडायनेमिक्स के लिए, तो मैं एक बार यहाँ पे ना सेशन एंड कर रहा हूँ, दोबारा से ज्वाइन कर लेना। ये रुको, मैं इस वीडियो को ही वो कर देता हूँ।